प्रणाम है सभी को। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर हम आपके साथ लाइव मिल रहे हैं इस इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर। बात हो रही है होलिस्टिक हेल्थ की। जब लिव 16 लुक 16 की बात करते हैं, यानी कि एजिंग के हर तरह के नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट को अपनी बॉडी से दूर रखने की बात करते हैं, तो नेचुरली हमें कंप्लीट हेल्थ चाहिए। सिर्फ फिजिकल हेल्थ या फिजिकल फिटनेस या हमारा स्टेमिना काफ़ी नहीं है। वी नीड कि हमारा मन प्रफुल्लित रहे, आनंद युक्त रहे, हमारी एनर्जी लेवल कभी कम ना हो और हमें किसी भी तरह की भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा ना सताए, एक लिमिट से ज़्यादा हमें डिस्टर्ब ना करे। होलिस्टिक हेल्थ का कंसेप्ट क्या है? निरोगी काया बेसिकली कहते किसे हैं? जिसको पहला सुख कहा गया है निरोगी काया, क्या सिर्फ ये एक मायावी कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है? क्या कभी भी अपनी डेस्टिनी से परे जाना संभव नहीं होता? अगर किस्मत में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, बीमारियां लिखी हैं, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम टोटल हेल्थ अटेन कर पाएँ? इसी क्वेश्चन का आंसर आज अश्विनी जी से जानेंगे, जो कि डेस्टिनी मॉडिफायर के नाम से जाने जाते हैं। मैं हूं कृष्णिका निधि कंसल, आपके इस शो की होस्ट। स्वागत करती हूं आपका लिव 16 लुक 16 एशो क्लब में, जिसमें एशो मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है। आज हम निरोगी काया टॉपिक पर बात करेंगे अश्विनी जी से, जिनसे हम कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये समझेंगे कि जो तनाव है, मेंटल स्ट्रेस, क्या वो फिजिकल बीमारियों के कारण आता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है बीमारी में लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं, या रिवर्स इज ट्रू। अश्विनी जी प्रणाम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। अश्विनी जी, एक सीधा सा प्रश्न, पहला तो निरोगी काया कहा गया है, तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं तो हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, हमारा मन परेशान होने लगता है, बहुत दिन तक हमें कोई कष्ट है, तो मेंटल स्ट्रेस फिजिकल बीमारियों के कारण आता है या फिजिकल बीमारियां मेंटल स्ट्रेस के कारण आती है? यानी कि ये निरोगी काया का कंसेप्ट बेसिकली शुरू कहाँ से होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन व्हेन वी से निरोगी काया? पहला सुख है निरोगी काया, तो इसका मतलब क्या है? जी देखिए, पहला जो सुख है निरोगी काया, ये तो सब जानते ही हैं, क्योंकि जब तक शरीर निरोगी नहीं होगा, शरीर, मन चाहे आपका कितना ही रोगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ज्ञान कम है ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शरीर अगर रोगी है तो आप कोई भी काम करने लायक नहीं रहते। आपका रूटीन जो डिस्टर्ब होता है वो तब होता है जब आपका शरीर रोगी होता है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि जब तक आपका मन परेशान है तब तक आप काम करते रहोगे, चाहे कम कर रहे हो, एफिशिएंसी पुअर हो गई, काम कम कर पा रहे हो, ज्यादा कर पा रहे हो, पूरा नहीं कर पा रहे हो, या रिजल्ट की पता नहीं है आएगा नहीं आएगा, या एप्रिहेंशन है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, बट काम फिर भी करते रहोगे, कोई ना परफॉर्मेंस चलती रहेगी। पुअर परफॉर्मेंस या बेटर परफॉर्मेंस, फेलियर या सक्सेस इज नॉट ए पैरामीटर टू बी सीन, मतलब उसमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो मिल ही जाएगी अल्टीमेटली। सक्सेस या फेलियर कुछ ना कुछ तो अगर कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो यहां पर जो सवाल किया आपने, कि सवाल ये है कि निरोगी काया का मतलब क्या है, तो निरोगी काया में जो रोग आने शुरू होते हैं वो आते हैं स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी से। पुअर स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग डिजीजेज इन यू। हमें ये बताया जाता है, या हमें ऐसा लगता है कि खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर बीमार होता है। जैसे हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, या कोई हमारा सोने जागने का कोई रूटीन नहीं है, टाइमिंग्स नहीं है, हम सुबह देर तक सोते हैं, ये सब कारण बनते हैं हमारे शरीर के बीमार होने। नहीं, देखिए, पहली बात तो हमें अब ये समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी कहते किसको है। मेरे ख्याल से इसी शब्द के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है एम्बेडेड,
कि पता ही नहीं लग रहा कि हम लोग स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी कहते किसको है। ये एशो चार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है 5 में से, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी, और इसको हमें समझना होगा। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी कहा गया है ज्ञान को, कि तुम्हारे पास ज्ञान कितना है, नॉलेज कितनी है। ज्ञान का मतलब यहां पर नॉलेज है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग जानकारी की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो रोग आता है वो आता है नॉलेज वाली बॉडी में। नॉलेज बॉडी में, हमारे जो शरीर के अंदर जो नॉलेज बॉडी है उसके अंदर जब रोग आता है, शुरू होता है, शुरुआत वहां से होती है रोग की। जैसे अभी तुमने एग्जांपल लिया कि एक्सरसाइज नहीं करते, क्या ऐसा संभव है कि बिना एक्सरसाइज के कोई रह सके? ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सांस लेना भी एक एक्सरसाइज है अपने आप में। क्या आप इस बात को मानते हो, जानते हो कि सांस लेना भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है? पूरा का पूरा प्राणायाम सिस्टम बना है इसके ऊपर। तो क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमारी नॉलेज वीक है, तो हम लोग गलत कर पाते हैं, ठीक कर नहीं पाते चीजें। तो हमें पता ही नहीं है कि हम जो एक्सरसाइज या जो जिसकी भी बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, कर कुछ और रहे हैं, करना क्या चाहिए ये पता नहीं है, और कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, और कोई उसको कोई भी नाम दे देता है। पर तकरीबन कंफ्यूजन, जो बीमारियों की जो जड़ है वो है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन जो है स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को ही पुअर करता है सबसे पहले। यह हमें समझना होगा, हमें समझना ही होगा इसको, क्योंकि कंफ्यूजन हमारी नॉलेज में ही आता है। नॉलेज ही हमें कंफ्यूज करती है। वो कहते थे कि इग्नोरेंस इज ए ब्लिस। ये शब्द जान करके डाला गया है हमारे कानों में, हमारे समाज में, कि इग्नोरेंस इज ए ब्लिस। क्योंकि उससे फिर क्या है कि हमारी अप्रोच जो है लाइफ के प्रति कैजुअल हो गई, कैजुअल अप्रोच हो गई। और सबसे ज्यादा नुकसान जो इसका उठाया वो उठाया हिंदू कम्युनिटी ने। क्यों? क्योंकि उनके पास दिमाग बहुत अच्छा था और वो बहुत ही समझ पाते थे किसी चीज को। तो समझने के लिए नॉलेज बेस यानी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी अपनी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कोई चीज समझ सकते हो। और यहां पर समझ को कंफ्यूज करने के लिए इग्नोरेंस इज ब्लिस नाम का एक स्टेटमेंट डाल दिया गया दिमाग में, और हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। विश्व समाज की बात कर रहा हूं, मानव समाज की बात कर रहा हूं मैं, कि सारे के सारे जो तत्वों का ज्ञान था, जो हमारे पास नॉलेज थी, जानकारी थी, हर तरह की जानकारी अवेलेबल थी, धीरे धीरे वो विलुप्त होती चली गई या उसको कवर कर दिया गया। जैसे अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं यहां पर, आयुर्वेद की जितनी भी जानकारी थी उसको हमने नए नए नाम से आगे यूज किया। जैसे एलोपैथी इज नथिंग बट आयुर्वेदिक, फाउंडेशन इज आयुर्वेद ओनली। आचार्य सुश्रुत जो थे वही सर्जरी के जनक थे। तो जब वही जनक थे तो वो नॉलेज तो पहले से थी हमारे पास। तो आज की सर्जरी ने क्या तीर मार लिया, बल्कि सुश्रुत की दी हुई सर्जरी में ब्लडलेस सर्जरी वाज पॉसिबल, और आज का जो सर्जरी है वो ब्लडलेस सर्जरी हो ही नहीं पा रही है किसी भी हालत में। ब्लड लॉस से डेथ हो जाती है ऑपरेशन टेबल के ऊपर। कोशिश ये रहती है कि ब्लड का मिनिमम लॉस हो, लेकिन फिर भी इतना लॉस हो जाता है कि डेड हो जाता है, बॉडी डेड हो जाती है ऑपरेशन थिएटर में ही, ऑपरेशन टेबल पर ही। कोई चर्चा नहीं करता उस बात की। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मरना था, मर गया। लेकिन ज्यादातर डेथ जो ऑपरेशन टेबल पर होती है वो होती है ब्लड लॉस के कारण। ये एक फैक्ट है, पर कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीमारी की वजह से भी हो सकता है मर गया हो, या उसकी मौत आ गई हो इसलिए मर गया हो, या फिर सर्जरी में कुछ ऐसी चीज दिखाई दी हो जिसकी वजह से उसको बचा नहीं पाए। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइम रीजन इज ब्लड लॉस, बिकॉज
सुश्रुत ने वो सर्जरी दी थी जिसमें ब्लड लॉस 0 था। आज भी जो एक डॉक्टर ठकराल हैं, डॉक्टर राजतायल हैं, वो ब्लडलेस सर्जरी करते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ चीजों की कर पाते हैं। हर चीज की ब्लड लॉस सर्जरी तक पहुंचना सिर्फ सुश्रुत थे जो पहुंच पाए थे। आचार्य सुश्रुत ब्लड लॉस सर्जरी का सारा ज्ञान दिया उन्होंने, लेकिन हम लोग क्योंकि सुश्रुत को छोड़ दिया, उन लोगों ने जो समझदार थे, जो समझ सकते थे, उन लोगों ने सुश्रुत को छोड़ दिया, या उन लोगों से सुश्रुत को छुड़वा दिया। सुश्रुत ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो सुश्रुत नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो इसलिए अभी तक भी हम लोग ब्लड लॉस सर्जरीज तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमने कितने ही इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिए। जी अश्विनी जी, जो आप स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं या कंफ्यूजन की वजह से स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी, क्या स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी का मतलब नॉलेज है? हाँ, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इज प्योरली नॉलेज। एब्सोल्यूट नॉलेज इज स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी। तो इसके लिए तो कहा जाता है ना कि हमें एजुकेशन देनी चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, बचपन से ही बच्चे के अंदर एक रीडिंग की हैबिट को कल्टीवेट किया जाए, बिकॉज अगर उसका नॉलेज बेस ही पुअर है तो शायद उसकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी पुअर रहेगी। करेक्ट। So education, precisely. So education is very important, but the problem is what education and what education to whom. अगर आप सुश्रुत को सबको पढ़ाना शुरू कर देंगे तो किस काम आएगा? अगर आप धन्वंतरी ज्ञान को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो सबको पढ़ाना शुरू कर देंगे तो किस काम आएगा? और जहां तक मैं जानता हूं, जब तक सनातन संस्कृति कायम थी तब तक हर गृहिणी, हर कन्या, हर महिला धन्वंतरी ज्ञान को जानती थी, समझती थी, उपयोग करती थी। उनका किचन ही धन्वंतरी ज्ञान पर आधारित होता था। लेकिन उस ज्ञान को हटाने के लिए, छुपाने के लिए उसमें कंफ्यूजन एम्बेड किया गया, और सारी महिलाएं सारी की सारी कंफ्यूजन के रास्ते पर चल करके यहां तक पहुंच गई कि अब उनको पता ही नहीं है कि किचन में कुछ बनाना भी होता है। किचन क्या है? किचन पूरा का पूरा आपका आयुर्वेद का कारखाना है, जिसके बारे में जानकारी ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी है। तो क्या एजुकेशन, किस चीज की एजुकेशन, ये तो पता ही नहीं है कि किसको क्या एजुकेशन देनी है। महिलाओं को जो ओरिजिनल ज्ञान था, नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, नॉलेज में कंफ्यूजन। Female is 9 times more mental wealth occupier. क्या कहना चाहिए उसको? उसकी फीमेल की मेंटल वेल्थ 9 टाइम्स हायर होती है मेल से। और कंफ्यूजन ये कर दिया गया कि फीमेल हैज स्टार्टेड कंपीटिंग विद मेल, विच वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और उससे नतीजा क्या हुआ? फीमेल की मेंटल वेल्थ गिरती चली गई और मेल की मेंटल वेल्थ गिरती चली गई, और दोनों के दो आज उस दोराहे चौराहे पर खड़े हैं जहां पर उनको पता ही नहीं है कि करना क्या चाहिए। किसी पेरेंट्स को नहीं पता अपने बच्चों के साथ क्या करें, किसी बच्चे को नहीं पता अपने पेरेंट्स से क्या सीखें, और ब्रिज बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। बिल्ड दी जनरेशन गैप, ब्रिज दी जनरेशन गैप, which is practically not possible. You have to make a tunnel to implement the continuity connection between parents and children, husband and wife, and family and society, and that is possible only when you have your Rashtravad Chakra maintained. Each individual has a built-in राष्ट्रवाद चक्र, जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कहीं पर। मतलब कमाल है कि जो कॉन्सेप्ट महाराजा उग्रसेन ने दिया था, उग्रसेन ने इंप्लीमेंट करवाया था राष्ट्रवाद, और जिसका कॉन्सेप्ट दिया था कृष्ण ने कंस को मारने के बाद, उसके बारे में
चर्चा ही नहीं है कहीं पर बाजार में, मार्केट में कोई जानता ही नहीं है उस बारे में कि ऐसा भी कुछ था कि महाराजा अग्रसेन के बारे में तो सब जानते हैं, गुणतंत्र व्यवस्था की थी उन्होंने, लेकिन महाराजा उग्रसेन के बारे में कोई नहीं जानता, जो कि वो अग्रसेन जी की लीनेज में ही थे। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है किसी को भी। क्यों? क्योंकि उनको कंस का पिता कह करके और उसके बारे में सब कुछ छुपा दिया गया। जो प्राइम नॉलेज थी राष्ट्रवाद की वो छुप गई, वहां पर छुप गई। और जब तक राष्ट्रवाद की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप जो है अपने आप को स्वस्थ रख नहीं सकते। राष्ट्रवाद का जो चक्र है, जी जी, ये तो बहुत लंबा सा रूट हो गया। नॉलेज बेस बढ़ाना है, राष्ट्रवाद जागृत करना है, उसके बाद हम हेल्दी रह पाएंगे। आई मीन कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। शॉर्टकट है कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ और कूद जाओ, इससे अच्छा शॉर्टकट तो हो ही नहीं सकता। हर चीज में हम लोगों ने शॉर्टकट ढूंढने शुरू किए और इसीलिए नॉलेज बेस का हमारे पास स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी नाम का एक फैक्टर है, उसकी जानकारी खत्म हो गई। फीमेल की मेंटल वेल्थ इतनी होती है, उन्होंने उसको नेगेटिव कर दिया और मेल की मेंटल वेल्थ जो बेचारे की एक होती थी उसको भी गायब कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। आज की तारीख में पोजीशन ये है कि दोनों की मेंटल वेल्थ 0.5 से नीचे जा चुकी है। कंफ्यूजन का वो आलम है कि 0.5 से नीचे जा चुकी है। तो राष्ट्रवाद चक्र को समझना होगा। अगर निरोगी काया चाहिए तो सबसे पहले अपने ज्ञान बेस को, स्पिरिचुअल नॉलेज बेस को ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन में रहोगे। और कंफ्यूजन में जब तक रहोगे जब तक आप अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। जी, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनका नॉलेज बेस बहुत अच्छा होता है, जिन्होंने ना जाने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी लैंग्वेजेस वो जानते हैं। वो नॉलेज बेस नहीं होती है। सॉरी अगेन यू आर गोइंग इनटू ए रॉन्ग डायरेक्शन। किताबें पढ़ने से नॉलेज नहीं आती है। राष्ट्रवाद चक्र तो अंदर है, मेरे अंदर है, वो किताबों से थोड़ी जागृत होगा, वो तो अभ्यास से जागृत होगा, प्रैक्टिस करने से जागृत होगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम बना हुआ है, प्रोसीजर ऑफ क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद, प्रोसीजर टू अवेक, कीप दी राष्ट्रवाद चक्र अवेकन्ड इन सेल्फ। वो प्रोसीजर बना हुआ है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल सनातनता का एक पार्ट है। तभी जाकर के आपका जो ये किताबों का जो कौन सी किताब पढ़नी है आपको यही नहीं पता। आज की तारीख में तो कंफ्यूजन अनलिमिटेड यहां तक हो गया है कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए यही नॉलेज नहीं रही, यही ज्ञान नहीं है कि आपको किताब पढ़नी कौन सी चाहिए। आप बात करते हैं हर किताब में आपको गीता मिल जाएगी, हर किताब में गीता मिल जाएगी, पर क्या आप किसी किताब में गीता को ढूंढ पाए आज तक? किसी भी किताब में गीता मिली आपको? नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि शब्दों का खेल है। कर्मयोगी की जो व्याख्या गीता ने करी है वो कोई कर नहीं सकता। और कर्म करने को सारे लोग कहते हैं। कौन सी ऐसी किताब है, पुस्तक है, मुझे बता दो जो आपको कर्म करने से रोकती हो। एक भी पुस्तक बता दो मेरे को जो आपको कर्म करने से रोकती हो। नहीं, तो अपनी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी बढ़ानी है या राष्ट्रवाद चक्र जागृत करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका तरीका क्या है, या हमें किस तरह की प्रैक्टिसेस बच्चों को डालनी चाहिए, किस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए कि अल्टीमेटली वो बीमार ना पड़े। हमें तो ये सिखाया गया है कि सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, हेल्दी डाइट लो एंड पॉजिटिव विचार मन में रखो, जिससे तुम स्वस्थ रहोगे और प्रसन्नचित्त रहोगे। ऑल्सो दैट इज नॉट हैपन। अगर राष्ट्रवाद चक्र अपना जागृत कर लोगे तो ये सारे कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएंगे। एक इलाज, जस्ट वन, के अपना राष्ट्रवाद चक्र जागृत कर लो तो ये सारी चीजें जो तुम्हारे कंफ्यूजन है कि ये करो वो करो, वो सारे दूर हो जाएंगे। सारे के सारे 100% आई एम टॉकिंग। अपना राष्ट्रवाद चक्र जागृत कर लो,
एक संस्थान शुरू हो चुका है, राष्ट्रवाद, कुछ तो नाम है उसका, राष्ट्रवाद, क्या नाम होगा पता नहीं, आपने पता हो, आपको तो मेरे को मालूम नहीं है। राष्ट्रवाद निरोगी संगठन, हाँ ऐसे ही कुछ है, कोई संस्थान भी है जो राष्ट्रवाद चक्र जागृत करने के लिए ट्रेनिंग देता है। तुम्हारा इंटरनेट शायद चल नहीं रहा है क्या है? तो राष्ट्रवाद चक्र जागृत करने के लिए, रखने के लिए संस्था जी, राष्ट्र योगी निर्माण संस्था, यस यस आई रिमेम्बर। तो राष्ट्र योगी बनना है। राष्ट्र योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के प्रति डेडिकेटेड हूं। राष्ट्र योगी बनने का मतलब है कि मुझे मेरा राष्ट्रवाद चक्र चल रहा है जो मुझे निरोगी काया एंश्योर रखेगा। राष्ट्रवादी चक्र को हार्ट बीट के साथ सिंक्रोनाइज रखना होता है। ये एक चक्र ऐसा चक्र है जो कि आपकी नॉलेज बॉडी को गवर्न करता है, नॉलेज बॉडी को मेंटेन करता है। एक मॉलिक्यूल होता है, 6 मॉलिक्यूल है, 6 तत्व कह लो या मॉलिक्यूल कह लो उनको, शुक्रायु भगवान के दिए हुए। तो उसमें से एक मॉलिक्यूल का नाम है शायद हिंदित्व, भाषा का मॉलिक्यूल है जो भाषा को गवर्न करता है। तो उस मॉलिक्यूल को मेंटेन करता है ये राष्ट्रवाद चक्र प्राइमरीली। हिंदित्व मॉलिक्यूल जो मेरी नॉलेज है, इट्स ऑल अबाउट आवर लैंग्वेज है। हाँ, हिंदित्व मॉलिक्यूल हमारी लैंग्वेज को गवर्न करता है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? भाषा को। तो उसका राष्ट्रवाद से क्या कनेक्शन हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब राष्ट्रवाद तुम चलाकर रखते हो, अपना राष्ट्रवाद चक्र जब तुम चलाते हो, तो तुम्हारा हिंदित्व मॉलिक्यूल जो है वो बैलेंस होता है, वो उन्नति करने लगता है, विकसित होने लगता है। और कहते हैं ना कि मौन व्रत धारण करो, तो आपको फिर मौन व्रत धारण करने की जरूरत नहीं है। आपका जो कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, तो आपको तोलने की जरूरत नहीं रहेगी, वो सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। तो आप जो भी बोलोगे सभ्य बोलोगे, और किसी भी हालत में शब्द आपके किसी को नुकसान नहीं देंगे। और आप गलत शब्द बोलते हो तो आपको सबसे पहले नुकसान देते हैं, क्योंकि आपके अंदर से जनरेट हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि दुआ और बद्दुआ निकलती है शरीर से, तो शब्दों से निकलती है। तो बद्दुआ निकलेगी ही अगर कोई तुम्हें नुकसान करने की कोशिश करेगा, तो तुम्हारे मन से उसके लिए बद्दुआ निकलेगी ही निकलेगी। और बद्दुआ निकलेगी तो उसका हल क्या, रिजल्ट क्या हो सकता है? वो बद्दुआ जो होगी वो इतना डैमेज करेगी उस इंसान को कि सोच नहीं सकते आप। और वो तभी संभव है जब आपका भाषा तत्व जागृत होगा, कि आपके शब्दों में इतनी पावर, शब्द भेदी बाण सुने होंगे आपने। तो शब्द भेदी बाण का मतलब तो है कि जहां पर शब्द हुआ वहां पर बाण चला दिया, लेकिन शब्द भेदी बाण का मतलब है आपके शब्द ही बाण का काम कर सकते हैं। वो तभी संभव है जब आपका हिंदित्व मॉलिक्यूल यानी भाषा तत्व जागृत हो, मेंटेन्ड हो और हार्ट बीट के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो। और वो तभी संभव है जब राष्ट्रवाद चक्र आपका हार्ट बीट के साथ सिंक्रोनाइज होने लगता है। अश्विनी जी, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग राष्ट्रवाद को या पेट्रियोटिक होने को, नेशनलिज्म की भावना को कुछ हद तक लूटपाट या खून खराबे से जोड़ लेते हैं। जैसे रिलीजन के लिए लोग कट्टर हो जाते हैं धीरे धीरे, ऐसे ही अपने देशभक्ति के लिए भी लोग कट्टर होने लगते हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इज इट अ राइट practice for whole humanity? See, I can't say about that, but definitely अगर कोई तुम्हें लूटने की कोशिश करेगा तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट तो करोगे ही, और लूटने वाले को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओगे ही।
और पहुंचाना चाहिए भी, क्योंकि तुम्हें लूटने का किसी को हक नहीं है, किसी को लूटने का कोई हक नहीं है। राष्ट्रवाद चक्र अगर जागृत है तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें कोई लूटने आ रहा है और तुम्हें क्या प्रोटेक्शन लेनी है, क्या प्रिवेंशन लेनी है, क्या एक्शन लेना है, वो सब तुम पहले से ही डिफाइन कर सकते हो। जी, इसका मतलब कि अगर हमारे अंदर राष्ट्रवाद चक्र जागृत है तो हम अल्टीमेटली अपने आप को, अपने राष्ट्र को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कुछ नीडेड है वो करने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपने आप को लूटने नहीं दोगे, फिर किसी भी हालत में आपको कोई लूट नहीं सकता, ये पक्का है। तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक शब्द आता है हिंसा। हमें जनरल कंसेप्ट ये सिखाया गया है, शायद गीता या महाभारत के बाद भी हमने ये समझा कि हिंसा से कभी किसी का कोई लाभ नहीं होता, किसी को कुछ हासिल नहीं होता हिंसा से। अब चाहे हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, उनके अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद जागृत था, या एक मिनट, यहाँ पर फर्क है। देखिए, राष्ट्रवाद चक्र सबका अपना अपना है, तो वो तो जागृत होगा कैसे जब तक उसका पता ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो पता जागृत कैसे हो जाएगा किसी का। अब शहीद भगत सिंह हुए, उन्होंने बिना किसी चीज की परवाह किए अपने देश को गुलाम बनाने वालों के अगेंस्ट। तो बात यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात हो रही है। देखिए, फिर आप कंफ्यूज हो रही हैं। मैं राष्ट्रवाद चक्र की बात कर रहा हूं, तुम किस राष्ट्र की बात कर रही हो मुझे नहीं मालूम, पर मैं राष्ट्रवाद चक्र की बात कर रहा हूं, तुम उसको गलत दिशा में लेकर जा रही हो। क्या राष्ट्रवाद चक्र और देशभक्ति की भावना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल अलग है, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब देशभक्ति की भावना कर रहे हैं तो वहां पर यूनिटी काम करती है, और जहां पर मैं राष्ट्रवाद चक्र की बात कर रहा हूं तो मैं अपने लिए बात कर रहा हूं कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसके साथ आप राष्ट्र वर्ड क्यों जोड़ रहे हैं? राष्ट्र का तो मतलब ही यूनिटी है, राष्ट्र इज अ टीम ऑफ ये मैं नहीं जोड़ रहा, सॉरी मैं नहीं जोड़ रहा। वो कहते हैं ना कि एक वो ये तो महाराजा उग्रसेन का दिया हुआ है, मैं थोड़ी जोड़ रहा हूं। ये मेरे को तो पता भी नहीं था। मेरे को तो महाराजा उग्रसेन ने क्या दिया वो मालूम है, मुझे कृष्ण ने क्या दिया वो मुझे मालूम है। राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो कृष्ण का दिया हुआ है, सूत्रधार जो है उसके कृष्ण है, और उसी राष्ट्रवाद को ना मानने के कारण ही कंस का वध करना पड़ा, जबकि कंस उनके मामा थे। मामा रिलेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन माना जाता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहूंगी, नहीं, अपने राष्ट्र की भलाई के लिए काम करूंगी। सॉरी, राष्ट्रवाद का मतलब है कि आप न्याय के साथ हैं, मैं अपने आप को न्याय के साथ रखूं, वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का न्याय से कनेक्शन है। कृष्ण ने न्याय चक्र का वो किया था, जो समाजवाद में न्याय को जोड़ा था। वासुदेव ने समाजवाद की रचना की थी, तो कृष्ण ने उसको राष्ट्रवाद बनाया न्याय चक्र जोड़ करके। और कंस जो है वो समाजवाद तो मानता था, पर न्याय के मामले में वो कहता था नहीं, जो मैं कहूंगा वही न्याय है। प्रॉब्लम यहां थी। न्याय का मतलब जुडिशियल सिस्टम, जो हर एक राष्ट्र का अपना एक जुडिशरी होती है। नहीं, तुम फिर गलत जा रही हो। वो न्याय, वो जो है वो जुडिशरी सिस्टम है। न्याय और जुडिशरी सिस्टम में फर्क है। न्याय जो होता है वो अपने लिए होता है, जुडिशरी सिस्टम सोसाइटी के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है। अगर हम खुद न्याय के साथ जुड़े हुए हैं, अगर हमारा अपना न्याय चक्र जागृत है, तो हमें किसी जुडिशरी की जरूरत पड़ेगी नहीं। कंस यही करता था। कंस की प्रॉब्लम यही थी कि कंस ने जुडिशरी सिस्टम बनाया हुआ था, जिसको नष्ट करने के लिए कृष्ण ने राष्ट्रवाद का कंसेप्ट दिया था। राष्ट्रवाद का सूत्रधार बने ही वो थे। और लोग कहते हैं महाभारत, कृष्ण ने कंस को 8 साल की उम्र में मार दिया था। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि जब तक कंस को नहीं मारा जाएगा तब तक राष्ट्रवाद
जो ट्रू राष्ट्र, समाजवाद को राष्ट्रवाद नहीं बनाया जा सकता। तो समाजवाद को राष्ट्रवाद बनाया कृष्ण ने उग्रसेन को बिठा करके, महाराजा उग्रसेन को मथुरा का राजा डिक्लेयर करके। अश्विनी जी, हम किस तरह के एरर की बात कर रहे हैं? मेरे घर किसी ने चोरी की तो मैं गई और उसका गला काट दिया, क्योंकि मैं जुडिशरी सिस्टम में यकीन नहीं करती, न्याय व्यवस्था, मैं अपना न्याय करूंगी, और क्योंकि उसने मेरी बहन बेटी को छेड़ा है इसलिए मैं उसको फांसी पे लटका दूंगी। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर वी टॉकिंग अबाउट? दिस इज द सोसाइटी यू आर लिविंग इन टुडे। दिस इज द सोसाइटी यू आर लिविंग इन टुडे। यू आर टॉकिंग, telling me I am not doing anything. I am just talking about Rashtravad Chakra. If it is awakened in you, then you will not have this अन्याय, so called अन्याय। अन्याय शब्द को समझो। अन्याय का मतलब है आके पीछे न्याय छुपा हुआ है। तो जुडिशरी सिस्टम तो अपने आप ठीक हो जाएगा सारा का सारा, अगर वो अन्याय शब्द को समझ ले तो। अन्याय शब्द का मतलब है आके पीछे न्याय छुपा हुआ है, और हम लोग क्योंकि आके पीछे देख नहीं पाते तो अन्याय पर अन्याय ही करते रहते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्याय चक्र तो सीधा सीधा राष्ट्रवाद चक्र से जुड़ा हुआ है। तो जब तक हमारा राष्ट्रवाद चक्र ही जागृत नहीं है तो हमें न्याय करना आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो तुम। हम जो आज सोसाइटी, जो तुम बात कर रही हो, तो आज की सोसाइटी में हो रहा है। तभी तो हम लोगों ने ये बात शुरू करनी चर्चा शुरू की इसके ऊपर कि ये क्यों हो रहा है। आज का जो समाज है वो किस दिशा में कहां चला गया है, कहां पहुंच गया है। और ये आज से नहीं हुआ, पिछले 2000 साल से हो रहा है। विक्रमादित्य के जाने के बाद से ये हो रहा है। तो इसका मतलब हमें किसी भी जुडिशरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ किसी ने गलत किया, मैं जाके उसका गला काटा हूं। ये करी उसको लग रहा है, उसके बच्चों को लग रहा है ये तो कि उनके साथ कर ही रहे हो। ये तो आज की तारीख में कर ही रहे हो तुम लोग। ये सारा का सारा सोसाइटी में आजकल क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है कि बल्कि यहाँ पर तो ये हो रहा है कि लूटने के चक्कर में दूसरे का गला काटा जा रहा है। तुम्हारा तो गला ही काट दिया तो तुम जाकर के बदला लोगे कहां से? लूटने के चक्कर में हो रहा है ये। न्याय और अन्याय का कोई खेल ही नहीं है, सिर्फ लूटने के लिए हो रहा है। बात को समझो कि लूटना, जो अगर आप अपने आप को लूटने नहीं देना चाहते तो आपको अपना राष्ट्रवाद चक्र जागृत करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको वार्निंग मिल जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये। दिस इज प्रिसाइजली योर अर्ली वार्निंग सिस्टम। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अर्ली वार्निंग सिस्टम। सो दिस इज योर अर्ली वार्निंग सिस्टम कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। वो तुम्हारा अपना भी हो सकता है, माइंड इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई दूसरा बाहर से आ रहा है, तुम्हारा अपना भी हो सकता है, तुम्हारा पड़ोसी भी हो सकता है, तुम्हारे घर के अंदर ही तुम्हारा भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो राष्ट्रवाद चक्र अपना जागृत करना तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने घर में अन्याय की बात करते हो, तुम अपने घर में ये जो अन्याय हो रहा है उसका क्या? लड़कियों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं अपने घरों में, उसका क्या? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो महिलाओं के साथ, महिलाओं का ये सबसे ज्यादा। अच्छा देखो तुम, सबसे ज्यादा अपराध जो हो रहे हैं किसके अगेंस्ट में हो रहे हैं? किसी फीमेल को, किसी महिला को, किसी बच्ची को, 4-5 साल की बच्ची है और उसको उसके ही घर में किसी ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है। 5 साल की बच्ची क्या न्याय समझेगी, क्या अन्याय समझेगी? देख लो, तो आप ये देख लो ना कि किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हो आप। मैं वही कह रहा हूं कि जब तक राष्ट्रवाद, हर इंसान अपना अपना, अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये। और बच्ची की जब बात करती है लड़की 4-5 साल की, तो 4-5 साल की लड़की तो देवी होती है, वो किसी को भी मार सकती है। उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी भी इंसान को कहीं पर भी बैठा हो पूरी पृथ्वी पर, उसको वहां बैठे बैठे मार सकती है। इतनी शक्ति होती है उस देवी के अंदर, जो 5-6 साल की लड़की होती है। पर हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लड़की, महिला को उसका जो ऐशोनिधि, इतनी पावरफुल मेंटल वेल्थ है उसके पास कि उसका एक शब्द पुरुष का नाश, सर्वनाश कर सकता है, सर्वनाश। इसीलिए हमारे यहाँ संस्कृत, सनातन संस्कृति में
कन्या पूजन का विधान है, था विधान, अभी भी है। क्यों है उसको समझने की जरूरत है, उसको कंफ्यूजन में डाल दिया गया। मैं वही कह रहा हूं कि हमारी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इतनी पुअर हो चुकी है कि हमें पता ही नहीं है कि ठीक क्या है गलत क्या है, जबकि कुछ चीजें अभी भी चल रही है। अनजाने में किन्हीं किन्हीं का राष्ट्रवाद चक्र शायद जागृत है, क्योंकि कन्या 6 साल की कन्या उस लेवल पर होती है कि वो किसी भी पुरुष का सत्यानाश कर सकती है, सर्वनाश कर सकती है। इसीलिए कन्या पूजन का विधान दिया गया था सनातन संस्कृति में। पर हम लोगों ने मतलब मनुष्य जन्म लेकर के और सिर्फ कंफ्यूजन में जाकर के अपनी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को वीक किया, पुअर करते चले गए, उसको ठीक करने की कोशिश की नहीं। जबकि मैं महाभारत काल की बात कर रहा हूं, और बल्कि महाभारत से बहुत पहले हुआ था ये राष्ट्रवाद का निर्माण। तो जब महाराजा उग्रसेन को राजा बनाया गया था, यानी जब कृष्ण 8-9 साल के थे, तब की बात कर रहा हूं मैं। वासुदेव कृष्ण के पिता उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो आज वो ज्ञान कहां गया, कहां चला गया वो ज्ञान? वो ज्ञान कहीं नहीं गया, ज्ञान यही है। बस हमें वो प्रोसीजर्स गायब, विलुप्त हो गए। किताबों के चक्कर में वो प्रोसीजर्स विलुप्त हो गए, जिन प्रोसीजर्स के कारण हम ये कर पाते थे। और महाभारत हुई थी, इसीलिए कृष्ण का नाम लगाया जाता है कि महाभारत कृष्ण रोक सकते थे। हमेशा ये कहा गया कि कृष्ण चाहते तो महाभारत रोक सकते थे। पर कृष्ण, और कुछ लोग कहते हैं, ये कंफ्यूजन की हद देखो, अनलिमिटेड कंफ्यूजन की बात देखो। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने महाभारत करवाया, और कुछ लोग कहते हैं कृष्ण महाभारत रोक सकते थे। ये दो का क्या मतलब है भाई? ये दो स्टेटमेंट का कोई मतलब है ही नहीं। जबकि जी, कृष्ण ने महाभारत करवाया कि इसलिए जस्टिफाइड हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि अर्जुन ने मना कर दिया था युद्ध करने के लिए, ठीक महाभारत से एंड पहले अर्जुन ने हथियार रख दिए थे। तब कृष्ण ने ही अर्जुन को मोटिवेट किया कि तुम्हें क्या देखो, व्हाट ए जोक इट इज दैट ओनली डू यू थिंक महाभारत वाज फॉट ओनली बाय अर्जुन? कमाल है, इतना भी लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या अर्जुन अकेला था महाभारत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल? अगर अर्जुन हटते तो पूरी पांडवों की सेना हट जाती। अकेले कौरव किससे लड़ते? अर्जुन, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि खाली अर्जुन था और पांडवों की सेना में? अरे राजा, जबकि अर्जुन तो राजा भी नहीं था। राजा तो उस समय में युधिष्ठिर थे। तो डिसीजन लेने वाला अर्जुन होता कौन है? तो अर्जुन डरपोक था। ओके, अर्जुन डरपोक था, या अर्जुन ने डिसीजन लिया कि मुझे नहीं लड़ना है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट करके लड़ने के लिए तैयार क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है कि अर्जुन इंद्रपुत्र थे, वो मर ही नहीं सकते थे। यही तो लोग, पता ही नहीं है ना किसी इसके बारे में ज्ञान। कोई स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इतनी पुअर हो चुकी है कि जो चीज सबको पता है उसके बारे में भी कंफ्यूजन है कि अर्जुन जो है इंद्र प्रदत्त पुत्र थे, भीम वायु पुत्र थे, वो मर ही नहीं सकते थे किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो सकता था, रिजल्ट चाहे कुछ भी होता महाभारत का। कर्ण भी सूर्य पुत्र थे, लेकिन कर्ण तो मरे। कर्ण क्यों मरे? क्योंकि इंद्र, उन्होंने अपना कवच और कुंडल यानी सूर्य की जो दी हुई शक्ति थी उसको इंद्र को दान दे दिया। कंफ्यूजन अनलिमिटेड अगेन, के सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली वेल डिफाइंड है, पर हम समझना नहीं चाहते क्योंकि हम कंफ्यूजन में रहना चाहते हैं। कर्ण इसीलिए मारे गए, कर्ण कभी मारे नहीं जा सकते थे, और इंद्र कभी, अर्जुन कभी मारे नहीं जा सकते थे। तो अगर कर्ण और अर्जुन दोनों लड़ते हैं
तो ये युद्ध नेवर एंडिंग होता। और अगर अर्जुन पार्टिसिपेट नहीं करता युद्ध में, तो कर्ण पार्टिसिपेट नहीं करता युद्ध में। समझते हो तुम इस बात को? क्योंकि अर्जुन कर्ण ने कहा था 5 पांडव जीवित रहेंगे। क्यों कहा था ये? क्योंकि कर्ण को पता था कि मैं और अर्जुन अगर युद्ध करेंगे तो ये एवर चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये बात सबको मालूम थी, कृष्ण को भी अच्छे से मालूम थी ये बात। कंफ्यूजन अनलिमिटेड है, उससे बाहर निकलना ही होगा। और कंफ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो नहीं निकल पाओगे। राष्ट्रवाद चक्र को जागृत करके मेंटेन कर लोगे, जो कि बहुत आसान प्रोसीजर्स है, तो फिर तुम कंफ्यूजन तुम्हारे पास रहेगा नहीं। वो हर कंफ्यूजन को काटता चला जाएगा। उसका काम ही है कंफ्यूजन को काटना। जी। तो अब हम राष्ट्रवाद चक्र की बात करते हैं कि ठीक है, राष्ट्रवाद चक्र हमारे अंदर जागृत होना चाहिए कि निरोगी काया के लिए एक प्रीरिक्विजिट। पहले नहीं, देखो निरोगी, मैंने बताया अगर निरोगी काया चाहिए तो सबसे पहले अपने कंफ्यूजन को मारना होगा। और कंफ्यूजन रहता है स्पिरिचुअल बॉडी में, नॉलेज बॉडी में रहता है। तो उसको मारने के लिए तुम्हारे पास राष्ट्रवाद चक्र दिया हुआ है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम भी करता है और कंफ्यूजन को भी मारता है, किल करता है, एलिमिनेट करता है, काट देता है। जी। तो राष्ट्रवाद चक्र अगर हमारा ठीक चलता है, हेल्दी रहता है, या ये चक्र हार्टबीट के साथ सिंक्रोनाइज रहता है, तो हमारा कंफ्यूजन कटता है। और कंफ्यूजन कटता है तो हमारी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी मेंटेन होती है, जिससे हमें निरोगी काया मिलती है। पहला स्टेप। तो अब यहाँ पे मिलती नहीं है, अगेन मिलती नहीं है। ये तो पहला स्टेप है कि कंफ्यूजन अगर कट जाता है, कटने लगता है, तो तुम्हें समझ आने लगता है कि निरोगी काया के लिए क्या क्या चाहिए। अभी तो ये कंफ्यूजन तुम्हें यही नहीं समझ में आने देता कि तुम्हें निरोगी काया करने के लिए चाहिए क्या। जैसे अभी तुमने कहा एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहो, हेल्दी डाइट लो, योगा करो, प्राणायाम करो, सो के जल्दी उठो, वगैरह वगैरह, इतने सारे सिस्टम तो तुम फॉलो नहीं कर सकते। तो कंफ्यूजन अनलिमिटेड, तुम्हारा कंफ्यूजन जब कटेगा तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हें क्या करना है। फिर उसके बाद निष्ठा चक्र जागृत करना है। निष्ठा चक्र तुम्हारे जेलसी फैक्टर को काटेगा। फिर तुम्हें दशांग चक्र और दशांश चक्र जागृत करने हैं, जिससे कि तुम किसी भी आने वाली मुसीबत से लड़ सकते हो, रोग से लड़ सकते हो। तब जाकर के निरोगी काया मिलेगी आपको। 4 चक्र हैं, 4 चक्र हैं। तो इन 4 चक्रों के लिए 4 अलग अलग प्रोसीजर्स हैं क्या? हाँ बिल्कुल, चारों के प्रोसीजर अलग अलग हैं। राष्ट्रवाद चक्र अपना हमें मेंटेन करना है, तो उसके लिए किस तरह के प्रोसीजर्स रहते हैं, यानी कि किस तरह की प्रैक्टिस से? क्योंकि देशभक्ति की भावना मैं जानती हूँ, हम बच्चों को राष्ट्रगान कराएंगे या देखिए अगेन, देशभक्ति सिखानी पड़ती है, पर राष्ट्रवाद के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपने आप को, अपने राष्ट्रवाद चक्र को जागृत रखने के लिए अपने को अभ्यास करना है। किसी से कोई लेना देना नहीं है इसमें। सिखाएगा, एक बार सीखना होता है। देशभक्ति तुम्हें रोज सिखानी पड़ेगी, हर समय सिखानी पड़ेगी, लेकिन राष्ट्रवाद चक्र एक बार सीखना है, उसके बाद अपना अभ्यास अपने आप करना है। जो राष्ट्रवाद चक्र का अभ्यास है वो किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं? क्योंकि मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानती हूँ जो वही नेशनलिज्म की भावना को कल्टीवेट कराती हैं, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन वो फॉलो करती है। इवन मिलिट्री में भी जो प्रैक्टिस कराई जाती है मिलिट्री में डिफेंस वालों को,
बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन रहता है उनका, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। जब हम राष्ट्रवाद चक्र को जागृत करने की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ उसी तरह का रहेगा कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे कहीं पहुंचना है? क्योंकि इसमें देखो, एक तो पहली बात तो यह है कि ग्रुप में नहीं होता, ये अपने अपने लिए है। क्योंकि इंडिविजुअल का है तो इंडिविजुअल को ही करना है, किसको कब टाइम मिलेगा, कब मौका मिलेगा, कब करना है, कैसे करना है, सबका इंडिविजुअल है, पहली बात। दूसरी बात है, इसमें ना पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। पवन और ऊर्जा ऑलमोस्ट एक ही चीज नहीं है। पवन ऊर्जा तो एक ही चीज कैसे हो जाएगी? पवन मतलब हवा, पवन का मतलब तो हवा हुआ, और हवा के अंदर जो प्रेजेंट ऊर्जा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। पवन ऊर्जा, जो पवन के अंदर ऊर्जा बैठी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, कृष्णांश नाम दिया गया है जिसका। तो पवन ऊर्जा का उपयोग होता है इसमें मैक्सिमम। और कुछ खास किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जो करनी होती हैं, जेंडर कोई भी हो, दोनों कर सकते हैं उसको। जी, ये जो पवन ऊर्जा की आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली आप जैसे ही पवन शब्द बोलते हैं तो मुझे पवन पुत्र हनुमान की याद आती है। जी, हनुमान जी कुड परफॉर्म सो मेनी ग्रेट टास्क। उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए जो साधारण किसी भी इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो किसी भी योनि में हो, संभव नहीं हो सकते। इनफैक्ट ना उनसे पहले कोई कभी ये सब कर सका, ना ही उनके बाद कोई कभी ऐसा आया। तो क्या हनुमान जी की भक्ति या हनुमान जी की पूजा से हम पवन ऊर्जा का कुछ कनेक्शन है? ना, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। पर हाँ, पवन, ये कुच्छल कपीस जो है इसके संरक्षक है, इस संगठन के संरक्षक जो है वो कुच्छल कपीस है। मतलब जो राष्ट्रवादी क्या था वो बताया था तुमने नाम? राष्ट्र योगी निर्माण संस्थान। नहीं, संस्थान नहीं, संगठन की बात कर रहा हूं मैं। राष्ट्र योगी, हाँ। तो राष्ट्र योगी जो संगठन बनेगा, राष्ट्र योगियों का जो संगठन होगा, जो राष्ट्र योगियों का संगठन होगा, उसको कहा गया है, ये उसके जो संरक्षक हैं वो है कुच्छल कपीस। उनकी एक गदा है, गदा के अंदर एक की दिखाई है, चाबी दिखाई गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे उनके साइन को, सिंबल को, तो उसमें ना एक चाबी दिखाई गई है गदा के अंदर। तो वो चाबी है जो चक्र चलाने वाली चाबी है वो, और वो चाबी इज नथिंग बट प्रोसीजर। अश्विनी जी, एक राष्ट्र के प्रति निष्ठा जगाओ, ये एक अभियान शुरू किया गया था, आपकी ही गाइडेंस में इस अभियान को शुरू किया गया था। जिसके तहत एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया गया प्रगति मैदान में किसी एग्जीबिशन में, जिसमें 99% लोगों ने या 95% लोगों ने ये एडमिट किया। मुझे ऐसा लगता है कि 400-500 लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया उस सिग्नेचर कैंपेन में, और उन्होंने ये एडमिट किया कि हाँ, ऐसी संस्थाएं बननी चाहिए जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा को जागृत करवाएं। भारत में भी नीड दिस। तो क्या ये राष्ट्र योगी निर्माण संस्था ऐसी ही एक संस्था है जो अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा जगाना सिखाएगी, या इट इज एब्सोल्युटली नॉट कनेक्टेड विद राज कैंपेन? नहीं, ये एक्चुअली वो राष्ट्र निष्ठा अभियान था भारत के लिए, लेकिन ये जो राष्ट्र निष्ठा नहीं है, ये राष्ट्र योगी बना रहे हैं। राष्ट्र योगी का मतलब है कि जो अपने अंदर के राष्ट्रवाद चक्र को जागृत रखे, और अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है ये। और कोई भी अगर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है तो आपको पहले ही पता रहेगा। फीमेल्स के लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है फीमेल को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। किसी भी उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान फीमेल्स को ही पहुंचाने की कोशिश की जाती है। पता नहीं है क्या सिस्टम बना है, कैसे बना है, किसने बनाया,
तो ये फीमेल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ये नहीं मेरे को समझ में आया, पर हाँ की जाती है, ये दिखता है। अब महाभारत देख लो तो द्रौपदी को ब्लेम कर दिया कि महाभारत उसने कराई, और आज भी अगर कोई भी होता है, दंगा फसाद होता है, सबसे ज्यादा फीमेल सफर करती है उसमें। तो ये मुझे पता नहीं है कि पुरुष की क्या तो पुरुष कैसा रिवेंज ले रहा है, बदला ले रहा है फीमेल से, मुझे ये बात समझ में आई नहीं। आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड के फीमेल से बदला किस बात का ले रहा है पुरुष। जी ये तो आपने अपने आप में बहुत ही गहरा मुद्दा उठाया है कि ज्यादातर डिस्टर्बेंसेस हम हिस्ट्री में देखें या आज भी देखें, जो अत्याचार हैं या क्राइम हैं, दे आर मोस्टली अगेंस्ट वुमेन ओनली। और महिलाएं आज अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं, ये एक फैक्ट है जिस समाज में हम रह रहे हैं। राष्ट्रवाद चक्र का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यही है कि हम एक अर्ली वार्निंग हमें मिलेगी कि हमें इस तरह की सिचुएशन में नुकसान हो सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकती है जी। इसके अलावा कंफ्यूजन खत्म होगा, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी बढ़ेगी, तो वी विल बी एबल टू जज नो कि मेरे हेल्थ के लिए क्या सुटेबल है और क्या नहीं सुटेबल है। नहीं, कौन मुझे नुकसान देने आ रहा है। ओके, ये तो हो गया प्रोटेक्शन साइड पे, लेकिन एडिशन साइड पे क्या है? मतलब एक तो मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है अपनी, तो तुम्हारे अज्ञानता के कारण इग्नोरेंस के कारण तुम्हें रोग नहीं आएंगे, क्योंकि इग्नोरेंस कटने लगेगी तो तुम्हें अर्ली वार्निंग ये भी मिलने लगेगी तुम्हारे को ये रोग आने वाले हैं। अगर तुम ये काम करो, कर्म फल तुम्हें समझने आने लगेंगे कि तुम ये कर्म करोगे तो उसका ये फल आएगा, ये तुम्हें समझ में आने लगेगा। कोई दूसरा तुम्हें मिसगाइड कर रहा है, ये तुम्हें समझ में आने लगेगा। जी आपने अभी हिंदुत्व मॉलिक्यूल के बारे में बात की अश्विनी जी। जितना मैं जानती हूँ, हिंदुत्व मॉलिक्यूल की वजह से ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, चाहे हम बोलकर अपनी बात समझाएं या संकेतों में अपनी बात समझाएं। पर हिंदुत्व मॉलिक्यूल हमारा जितना हेल्दी है, उतना ही हम अपनी बात को समझा पाएंगे और सामने वाले की बात को समझ पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। तो यहाँ हिंदुत्व मॉलिक्यूल का प्रोटेक्शन से क्या कनेक्शन है? हाउ इज हिंदुत्व मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलिंग मी कि सामने वाला मेरा नुकसान कर सकता है? मान लीजिए मेरे ऑफिस में कुलीग हैं जो मेरे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर मेरा राष्ट्रवाद चक्र जागृत है तो मुझे ये समझ आ जाएगा, जो आप क्लेम कर रही हैं, कि वो पर्सन मेरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पर कैसे? मेरा यहाँ हिंदुत्व मॉलिक्यूल तो कहीं काम किया नहीं, मैंने तो उनसे बात की नहीं है जाके। तो यहाँ पर आपका निष्ठा चक्र भी अगर जागृत है और दशांश और दशांग भी, खाली राष्ट्रवाद चक्र से तो आपको वार्निंग मिल गई, लेकिन एक्शन आपको किससे लेना है? एक्शन लेने के लिए तो कुछ चाहिएगा ना। तो एक्शन लेने के लिए दशांग चक्र, क्योंकि 10 अंग है आपके पास जिनका आप यूज कर सकते हो, तो इसलिए उनका यूज करना पड़ेगा। तो चारों चक्र तो चाहिए ही चाहिए ना। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, फिर एक डिसीजन मेकिंग हो गया, फिर उसके बाद आपके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए और फिर आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओ। जी बेसिकली राष्ट्रवाद चक्र जागृत करना, तो ये जो राष्ट्र योगी निर्माण संस्था है आपकी, ये उन लोगों की संस्था है जो अपने राष्ट्रवाद को जागृत करना चाहते हैं, या उन लोगों की संस्था है जिनका राष्ट्रवाद जागृत हो चुका है? नहीं समझा, एक बार फिर से पूछो, क्या कहा तुमने? एक संस्था का गठन हुआ है, जितनी मेरी जानकारी है, कल, राष्ट्र योगी निर्माण संस्था। तो इस संस्था का क्या कोई मेंबर बनना चाहे तो क्या उसका राष्ट्रवाद चक्र जागृत ही होना चाहिए, या कोई भी इंसान जो अपना राष्ट्रवाद चक्र जागृत करना चाहता है वो इस संस्था का मेंबर बन जाए? दो चीज है।
संस्थान जो है राष्ट्र योगी निर्माण संस्थान जो है वो तो इंस्टीट्यूट है, वो ट्रेनिंग देता है कि अपना राष्ट्रवाद चक्र कैसे जागृत करना है, लेकिन संगठन जो है वो अलग है। तो संगठन में तो जिसका राष्ट्रवाद चक्र जागृत होगा वही आ सकता है नेचुरली। जी, तो जिसका राष्ट्रवाद चक्र जागृत है वो आपसे एडमिशन के लिए अप्लाई करे कि जी मुझे इस संगठन में शामिल कर लें, तो आप चेक करेंगे, उसका कोई टेस्ट लेंगे कि आपका राष्ट्रवाद चक्र जागृत है कि नहीं, आप फिर उसको उस संगठन में एडमिट करेंगे। नहीं, संगठन एक्चुअली संगठन का निर्माण तो तभी शुरू होगा ना जब राष्ट्रवाद चक्र के जागृत लोग आ जाएंगे। तो पहले तो राष्ट्रवाद चक्र का भी ज्ञान ही नहीं है किसी को, पता ही नहीं है किसी को, तो अपना राष्ट्रवाद चक्र जागृत करने के लिए जो ट्रेनिंग ले लेंगे, सीख लेंगे और फिर अभ्यास शुरू करेंगे, तो फिर अगर वो संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हो तो चॉइस है ना। फिर संगठन का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है वो चॉइस है। ये सीख करके आप संगठन का हिस्सा बनो या अपना संगठन खड़ा कर लो, उससे हमें कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा तो काम है राष्ट्रवाद चक्र जागृत करने के प्रोसीजर सिखाना। जी, और ये अक्रॉस ग्लोब है, ये अक्रॉस ग्लोब है, कोई भी इसको सीख सकता है। बस वो है एलिजिबिलिटी लेवल क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी लेवल होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो फुलफिल करेगा वो सीख सकता है इसको। जी, तो अगर निरोगी काया अपने आप में हमें लगता है कि इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है जो हमें करना है अगर हम निरोगी काया को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें एक स्टेप हो गया राष्ट्रवाद चक्र को जागृत करना, फिर आप दशांग चक्र की बात कर रहे हैं, दशांश चक्र की और निष्ठा चक्र की बात कर रहे हैं, तब जाके हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं एट ऑल स्टेजेस इन ऑल काइंड ऑफ कंडीशंस एट ऑल पोल्यूशन लेवल्स। तो राष्ट्रवाद चक्र अगर हम जागृत करना चाहते हैं, ये मेरा शायद आज का लास्ट प्रश्न होगा, समय हो चला है, क्या ये प्रोसीजर सबके लिए अलग अलग रहेंगे या इनको हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके सिखा सकते हैं, जैसे स्कूल में हम बच्चों को कोई प्रैक्टिस सिखा सकते हैं कि ऐसे अपना राष्ट्रवाद चक्र जागृत करो? हाँ, तो इसके कॉमन है, इसके प्रोसीजर्स कॉमन रहेंगे, आप सिखा सकते हो, सिर्फ सिखाने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। जी, जैसे अभी पीछे आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोजेक्ट सैप चलाया गया, स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को अपनी जनरल इम्यूनिटी को मेंटेन करना सिखाया गया। इसी तरह से इस तरह के प्रोग्राम्स भी चलाए जा सकते हैं जहां हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों को राष्ट्रवाद चक्र जगाना, जागृत रखना और उसके बेनिफिट्स। हम लोग वॉलंटियर इनवाइट कर रहे हैं कि जो भी उसमें भाग लेना चाहे वॉलंटियर बन करके तो वो ले सकते हैं। हम लोगों ने इनविटेशन ऑलरेडी डाल दिया मार्केट में। जी, ओके, तो उनका लेकिन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उनका खुद का राष्ट्रवाद चक्र मेंटेन होना चाहिए, उसके बाद परफॉर्म दिस टास्क। ओके, तो अश्विनी जी, ये बहुत ही नोबल कॉज है, क्योंकि स्पेशली औरतों को सभी तरह के क्राइम से बचाने के लिए हमारे पास अब एटलीस्ट एक होप है राष्ट्रवाद चक्र। बिकॉज हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, बुजुर्ग लेडीज एक्चुअली सेफ नहीं है, सिचुएशन बहुत खराब है, उसके बारे में यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव अ सोल्यूशन, वी हैव एन ऑप्शन। और यही रास्ता एक्चुअली जाता है निरोगी काया की तरफ। तो पुरुष भी, मेल कम्युनिटी भी अगर टोटली हेल्थ लाइफ चाहती है तो वी हैव टू गो ऑन दिस रूट ओनली, कोई और रास्ता शायद काम नहीं करेगा। तो अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आज के लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम। प्रणाम। अपना राष्ट्रवाद चक्र आप जागृत कैसे करेंगे, कैसे इसे मेंटेन रखेंगे, आप सीख सकते हैं राष्ट्रीय योगी निर्माण संस्था से। राष्ट्र योगी बनने का बेनिफिट आपको ये है कि आपका कंफ्यूजन धीरे धीरे हटने लगेगा। अर्ली मॉर्निंग आपको जरूर मिलेगी। कोई इंसान, कोई भी आपको अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आपको एक अर्ली मॉर्निंग जरूर आएगी। आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको ये अर्ली मॉर्निंग आ जाए। तो राष्ट्रवाद चक्र जिसके
जिसके बारे में हमें महाराजा उग्रसेन ने ज्ञान दिया है, जो कि कृष्ण के नाना जी हुए, कंस के पिताजी हुए, उन्होंने मथुरा के राजा हुए, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है राष्ट्रवाद चक्र का, जिसके बारे में अश्विनी जी बता रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने आप को टोटल निरोगी कैसे रखना है ये समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।